हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 हमारे पास क्या है? लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसकी बात हम करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और अभी हमारा चल रहा है ब्लॉक नंबर 1, जिसका ये आखिरी यूनिट है, क्योंकि ब्लॉक नंबर 1 में हमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज देखनी थी और ये हमारा आखिरी यूनिट होगा इस ब्लॉक का। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो जिसमें बात कर रहा हूं लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, तो हम सब जानते हैं अगर एक प्रोड्यूसर को कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस जनरेट करनी है तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि 4 चीजें चाहिए होती हैं कभी भी किसी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लेबर भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत सी कंपनीज, बहुत से प्रोड्यूसर जो है वो अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत से मामलों में। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस ना प्रोवाइड करना, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होना, ठीक है, वर्क शेड्यूल जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ रखना, हैक्टिक शेड्यूल बनाना एक पर्सन का, ठीक है, और ये भी नहीं पेमेंट कम देना या फिर वेजेस कम देना, ये सब क्या है? कुछ मेजर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं लेबर इंडस्ट्री के अंदर। तो अब दिक्कत है कि ये सब चीजें रेगुलेट कौन करेगा? तो ऐसे केसेस में लेबर मिनिस्ट्री आती है, जिनका काम क्या होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी लेबर जो है ना वो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। यानी कि एक इंडस्ट्री जिसमें लेबर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्यादातर प्रोड्यूसर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लेबर को वेजेस देनी पड़ती है और वेजेस क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेसमैन, हर एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखने का। और जब अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है? ऐसे में काम तो ज्यादा लेते हैं अपने लेबर से, अपने मजदूरों से, लेकिन उन्हें सैलरी या फिर वेजेस क्या देते हैं? कम देते हैं। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया? एक्सप्लॉइटेशन ही हो गया। तो इसलिए हम सुनते हैं हमेशा मिनिमम वेज का भी क्या होता है? कंसेप्ट होता है कि एक वेज जो है वो डिटरमाइन पहले ही हो जाए कि एक पर्टिकुलर काम के लिए जो इतने घंटे लेता है उसमें कितने वेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, तो बाकी अलग फैक्टर तो होते ही हैं। और दूसरी बात, वर्किंग कंडीशंस भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा है कि बहुत बार वर्किंग कंडीशंस इतनी टफ होती है, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है किसी भी पर्सन का, किसी वर्कर का, कि बहुत बार सिर्फ उसके हेक्टिक वर्क की वजह से, वर्किंग कंडीशंस की वजह से किसी कंपनी की लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, हम ऐसी कहानियां भी क्या होती हैं बहुत ज्यादा सुनते हैं, यानी कि कुछ मेजर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कर क्या सकते हैं? तो भाई अब जो लेबर मिनिस्ट्री है वो ये रेगुलेट करे, प्रॉपर कुछ लॉज बनाए, कुछ कानून बनाए ऐसे जिनके जरिए जो लेबर्स हैं वो कम से कम क्या हो? एक्सप्लॉइट हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशंस हैं बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, जैसे हो गया माइनिंग का बिजनेस हो गया, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पे लोगों को बिल्कुल जान का खतरा होता है। तो ऐसे केसेस में उनका एक तो प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी कंपनी करे इंश्योरेंस, ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो वर्क टाइम है वो कम से कम रखा जाए, यानी कि स्लॉट्स हों लेबर्स के लिए भी, कि एक लेबर जो है वो इतने टाइम ड्यूरेशन से फालतू उस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा काम करेगा, ठीक है, चांसेस ज्यादा होंगे उसके बीमार होने के किसी भी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सब चीजें जो है ना हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, किस किस प्रकार से लॉज बनाए गए, कौन कौन से लॉज इंप्लीमेंट हुए और कैसे हमने जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ धीरे धीरे लॉज को चेंज करने शुरू कर दिया लेबर को लेके। उन सब की बात करेंगे हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आखिरी में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़नी है। पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 वो क्या बोलता है? स्टेट्स दैट द स्टेट शैल बी इंटरव्यूर टू secure by suitable legislation and economic organization टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, मतलब जो स्टेट है वो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखेगी
कि कोई भी वर्कर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो, अदरवाइज कोई दूसरा काम हो, दूसरी इंप्लॉयमेंट हो, एट लिविंग वेजेस एंड अप्रोप्रिएट कंडीशंस, यानी कि अच्छे खासे उसे वेजेस मिलने चाहिए। मिनिमम वेज पहले डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि वो वेजेस उसे मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशंस जो है बिल्कुल सही होंगी काम करने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना वो पर्सन एंजॉय कर पाए। फुल एम्प्लॉयमेंट विद लीजर टाइम, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी रहे उसके पास। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितना टाइम वो काम करना चाहता है उसके लिए काम अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे वहाँ देखते हैं ना बहुत बार कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, हमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वर्क सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वर्क होना चाहिए। और दूसरा, लीजर भी सही तरीके से मिलना चाहिए कि एक जो पर्सन है वो अपनी अलग अलग दूसरी एक्टिविटीज को भी कर पाए, ठीक है, जिसमें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है फैमिली को टाइम दे पाए, अपने एंटरटेनमेंट के टाइम चाहिए उसे वो उसे मिल पाए, उसे और कोई कल्चरल एक्टिविटीज करनी है, कुछ इवेंट्स एंजॉय करने हैं वो कर पाए। तो ये सब भी उसे मिलना चाहिए कि लीजर का टाइम भी उसको प्रॉपरली मिलना चाहिए। ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 43 कि एक लेबर जो है उसके लिए प्रॉपर लॉज जो है वो स्टेट तैयार करेगी। उसके सबसे पहले तो उसके अप्रोप्रिएट वर्क कंडीशंस को लेके, दूसरा लिविंग वेजेस को लेके, और तीसरा प्रॉपर वर्क उसके पास होना चाहिए और लीजर का टाइम भी उसके पास होना चाहिए। तो ये सब कुछ कौन करता है? आर्टिकल 43। इसके बाद क्या आता है? द लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज बीन इवॉल्विंग ओवर टाइम। हमेशा टाइम के साथ चीजें इवॉल्व होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिसीज कभी भी ये नहीं होता कि एक बार बन गई फिक्स रहेंगी, पॉलिसीज में भी चेंज आता है टाइम के साथ। अब वो चेंज क्यों आएगा? क्योंकि भाई टाइम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, और जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेगी, जैसे इकोनॉमिक सिनेरियोस चेंज होंगे, वैसे ही पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। So the labor policy of India has been evolving over time in response to specific needs, यानी कि अलग नीड्स को लेके of the situation and to suit the requirements of planned economic development and social justice। जहाँ पे हम एक planned economic development की तरफ जा सकते हैं and social justice की बात कर सकते हैं। इसके अलावा the legislative measures are evidences of diversification of labor policy। अब जो legislative measures है वो क्या देखेगा कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाए लेबर पॉलिसी, उसका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए टू प्रोग्रेसिवली फुलफिल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो यहाँ पे फॉलो किए जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी लेबर पॉलिसी इज टू एंश्योर अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। अब जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी लेबर पॉलिसी का वो क्या होता है कि कोई भी लेबर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी हर एक बात सुनी जानी चाहिए लेबर की, और जो भी अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं और अप्रोप्रिएट सैलरी है, अप्रोप्रिएट वेजेस हैं, वो एक लेबर को मिलने चाहिए। उन सब की हम बात करते हैं लेबर पॉलिसीज के अंदर। तो मैंने आपको यही समझाया कि लेबर पॉलिसी की जरूरत क्यों होती है, ताकि एक लेबर जो है वो किसी भी तरीके से क्या हो, एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। इसे मेन पॉइंट क्या आता है आपको डिफाइन कर ही चुका हूं। एक अच्छी सैलरी, अच्छी वर्क कंडीशंस, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स, प्रॉपर वर्क होना चाहिए, और लीजर टाइम भी एक पर्सन को मिलना चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है? लेबर पॉलिसी प्रायर टू इंडिपेंडेंस इन इंडिया। अब लेबर पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस इन इंडिया, तो बहुत बार लेबर पॉलिसीज लाई गई, ठीक है, और कुछ कमिटीज बनती हैं हर बार, जहां पे हम ये देखते हैं कि लेबर पॉलिसी के अंदर किस किस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर सेटअप इन 1929, जो रॉयल कमीशन है ना ऑन लेबर, वो कब सेटअप हुआ था? 1929 में। सबमिट इट रिपोर्ट्स इन 1931, और उन्होंने 1931 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कमीशन रिकमेंडेड। अब कमीशन ने कौन कौन सी चीजें रिकमेंड करी वो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे? ट्रेड यूनियंस राइट ऑफ नेगोशिएशन। अब इस बात का मतलब ये है कि ट्रेड यूनियंस के पास क्या होने चाहिए? राइट ऑफ नेगोशिएशन होने चाहिए। अब ट्रेड यूनियन क्या होते हैं भाई? वो कई बार लेबर्स को लेके लेबर्स जो अपनी यूनियन बना लेते हैं, ताकि उनके पास क्या रहे? बार्गेनिंग पावर रहे, कि भाई वो उन्हें मिनिमम अपने कामों के लिए कितनी मिनिमम वेजेस चाहिए। तो एक तरह से जो ट्रेड यूनियन है ना, उनके पास क्या होती है?
प्रॉपर नेगोशिएशन का राइट होता है, नेगोशिएशन का हक होता है, ये जाके किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी प्रोड्यूसर से नेगोशिएट कर सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स को लेके, अपने वेजेस को लेके, अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेके, या फिर डिफरेंट अगर कोई और फैसिलिटीज हैं उनको लेके। तो ये तो हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सेटिंग अप ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर वेज बोर्ड्स एंड वर्क्स कमेटी, यानी कि हमें एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर बनाना चाहिए जो सिर्फ लेबर के बारे में समझेगा और उसके कल्याण के ऊपर सोचेगा, उनका ध्यान रखेगा। एक ऐसा बोर्ड वगैरह बनाना चाहिए एंड वर्क्स कमेटी, और एक कमेटी बनानी चाहिए। तीसरा क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट लेजिस्लेशन। भाई मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए। अब जिनको नहीं पता बताए तो मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब पता है क्या होता है, कि जब एक वुमेन, ठीक है, या तो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या फिर अभी भी कोई न्यू बेबी हुआ उनकी फैमिली में, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए। यानी कि एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि भाई एक तो उन्हें कुछ टाइम का क्या मिल जाना चाहिए, वर्क से लीव मिल जाना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद तक के लिए कुछ टाइम मिल जाना चाहिए, ठीक है। पर उस टाइम पे सैलरी बिल्कुल होल्ड नहीं होगी, ठीक है, सैलरी उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई डिफरेंट फैसिलिटीज कोई कंपनी प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो उन्हें मिलने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है भाई, हाउसिंग फैसिलिटी। भाई जब कोई लेबर काम कर रहा है कहीं पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेजेस के लिए, तो एम्प्लॉयर का ये फर्ज बनता है कि उसके लिए क्या करे, रहने की व्यवस्था करे, ठीक है। या फिर अगर वो रेंट पे कहीं पे रह रहा है तो भाई उसकी रेंटल जो भी उसका रेंटल अलाउंस बनता है वो भी उसे पे करे, ठीक है। या तो खुद घर प्रोवाइड कर दे, कोई भी अपार्टमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दे, या फिर रेंट पे करने में उसकी हेल्प करे, अलाउंस पे करे उसे, ठीक है। तो हाउसिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए लेबर को, ये भी जरूरी है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, परमानेंट स्टैट्यूटरी मशीनरी टू डील विद डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, तो उस डिस्प्यूट को सोल्व कैसे किया जाएगा, उसके लिए परमानेंट स्टैट्यूटरी मशीनरी बनाई जानी चाहिए। तो ये थी 1929 की रॉयल कमीशन की रिपोर्ट, और उन्होंने ये डिफरेंट चीजें रिकमेंड करी लेबर की वेलफेयर को लेके। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं 1946 में एक और कमीशन आई थी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ठीक है, 1946 की। इन्होंने भी कुछ चीजें यहाँ पे रिकमेंड करी, वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, अ कोड ऑफ सेफ्टी टू रिड्यूस एक्सीडेंट, यानी कि हमेशा जो भी वर्क के दौरान जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते आए हैं, यानी कि बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज में, कुछ गैसेस की फैक्ट्रीज में, जहाँ पे वर्किंग कंडीशन तो खराब है ही और प्रॉपर सेफ्टी भी नहीं होती वर्क के टाइम पे, यानी कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी की वजह से डेथ वगैरह हो सकती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ कोड ऑफ सेफ्टी, यानी कि एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जिनके जरिए लेबर जो अपने आप को सेफ रखे, उसे प्रॉपर इक्विप्ड रखे ऐसे कामों के लिए जहां पे उन्हें लगता है कि ये काम जो है वो अनसेफ हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर तरह के खतरे मौजूद हैं, तो उनको लेके प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे की गई ताकि एक्सीडेंट की मात्रा कम से कम हो पाए। दूसरा, स्टेट फंडेड इंश्योरेंस अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कोई इंजरी हुई तो स्टेट फंडेड इंश्योरेंस होना चाहिए भाई कंपनी की तरफ से खुद। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल कोई डिजीज हो गई कि भाई मान लेते कोई पर्सन जो है वो किसी पर्टिकुलर माइनिंग साइट पे काम करता है, किसी पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर उसे वहाँ के केमिकल से कोई एलर्जी हो गई या फिर कोई डिजीज हो गई वर्किंग कंडीशंस के अंदर, या फिर उसके वर्किंग कंडीशंस की वजह से, तो ऐसे केसेस में कंपनी उसे पैसा पे करेगी, ये चीज भी होनी चाहिए। एंड मैटरनिटी बेनिफिट की बात मैं कर चुका हूँ ऊपर वाले पॉइंट में। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, लिंकिंग डियरनेस अलाउंस, भाई डीए मिलना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ, रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है, यानी कि जो भी ट्रेड यूनियंस है भाई उनको भी दबाई जाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनका ट्रेड यूनियन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे फैसले ले रहा है और कैसे वो जो लेबर्स है उनके वेलफेयर पे फोकस कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे दो अलग अलग टाइम पीरियड की बात की, ठीक है। अभी एक टाइम पीरियड की बात हम और करेंगे, ठीक है, पहले आप यहाँ तक का उतार लो, उसके बाद हम उस टाइम पीरियड की बात करेंगे। और फिर एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। तो पहले देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव बाकी रहेगा ना हमारे, कि कौन कौन चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो पहला पॉइंट क्या आया, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर पॉलिसी, यानी कि लेबर पॉलिसी को लेके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों लेबर पॉलिसी को हम इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आया। दूसरा पॉइंट क्या आया, आउटलाइन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच लेबर लॉज गॉट इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया। हमें वो सारे
हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने हैं जहां पे लेबर लॉज क्या हो गए थे, क्रिएट किए गए थे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, डिस्कस द वेरियस लॉज फॉर लेबर वेलफेयर अंडर विच द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉइज इन इंडिया आर कवर्ड। फिर हमें वो डिफरेंट लॉज देखने हैं जिसके जरिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अब जिनको नहीं पता भाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब क्या है कि मतलब एक तरह से एक ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर कोई ना कोई लेजिस्लेटिव बॉडी वगैरह है जो काम कर रही है और प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से काम चल रहा है। और इंडिया में आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ना बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना वहां पे एम्प्लॉयड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर हो गए, रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, छोटे मोटे वेंडर्स जो घूमते रहते हैं वो हो गए, और भी दुनिया भर के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जहां पे लोग काम कर रहे हैं, जहां पे कोई भी लेजिस्लेटिव कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जनरली में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इंडिया आर कवर्ड, तो हमें ये भी देखना है तीसरे पॉइंट के अंदर। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, एक्सप्लेन द अरेंजमेंट्स फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया। फिर हमें देखना है कि सोशल सिक्योरिटी कैसे मिल रही है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, इलस्ट्रेट द रीसेंट मेजर्स ऑफ लेबर रिफॉर्म, कि कैसे अलग अलग लेबर रिफॉर्म्स आए वो हम डिस्कस करेंगे, इनिशिएटेड इन द रीसेंट ईयर इन इंडिया, खासकर आज के टाइम पे। सिक्स्थ में क्या आएगा, आइडेंटिफाई द चेंजेस एक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। फिर हमें देखना है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है एक्ट ऑफ 1947 उसमें किस किस तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, ताकि लेबर की डिमांड को हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए बड़े लेवल पे, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि आज भी अगर सबसे ज्यादा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट किसी सेक्टर में है तो वो इंडस्ट्रीज के केस में है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े लेवल पे नहीं हो रखी है। हमारे वहां पे दो सेक्टर वेल डेवलप्ड है, एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जिसकी बात मैं करूंगा अभी इस सीरीज के अंदर, मैं वही बात करनी है, अगले सेक्टर के बारे में हम समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं मोटा मोटा समझाना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो इतना डेवलप नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है ना वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कारण है ये। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का समझ में आ गया है। अब बस मैं आपको एक रिफॉर्म और समझाऊंगा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस वीडियो क्लोज कर देंगे। पहले आप यहाँ तक का जो उसको जो उतारना उतार सकता है, फिर देखते हैं कि एक कमेटी और थी, उन्होंने भी कुछ सजेशंस प्रोवाइड किए, वो सजेशंस अब हम देखते हैं। पहले उतार रहा हूँ यहाँ तक का जिसको जो उतारना है। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने कहा था एक लास्ट टाइम पीरियड रह गया है जिसकी पॉलिसी में देखनी है, यानी कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि जब हम आज़ाद हो गए, तो उस टाइम पे एक 4 फेज के लिए 4 साल के लिए पॉलिसीज बनाई गई थी, जहां पे हमने कैसे कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया वो देखते हैं यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर मिनिस्ट्री है, ड्यू अप अ 4 ईयर फेज्ड प्रोग्राम, जहाँ पे 4 साल का एक प्रोग्राम चलाया गया 1947 से लेके 51 तक, टू डेवलप बेसिक लेबर स्टैंडर्ड्स, ताकि एक बेसिक लेबर स्टैंडर्ड्स डेवलप कर पाए कुछ बेसिस के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से, दूसरा वर्कर की हेल्थ के हिसाब से, तीसरा लेबर वेलफेयर के हिसाब से, और चौथा लेबर सेफ्टी इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। द प्रोग्राम जहां पे हमने कुछ चीजें की इस प्रोग्राम को अच्छे से रन करने के लिए, पहला क्या रिवाइज द एग्जिस्टिंग लेबर लेजिस्लेशन टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, लेबर की कंडीशंस भी बदलती है और इंडस्ट्री की कंडीशंस भी बदलती हैं। तो जो भी चेंज आया था इकोनॉमिक कंडीशंस में, लेबर की कंडीशंस में, उनके हिसाब से नए करंट जो भी लॉज बने जाने चाहिए वो यहाँ पे बनाए गए। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एलिमिनेट कंप्लीटली एंड और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते थे जो कहीं ना कहीं लेबर को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको यहाँ पे हटा दिया गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेबर को बाउंड नहीं करेगा, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी जाती थी जो लेबर को पता भी नहीं होती लेकिन वो लेबर को हार्म करती थी, तो ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो सी पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक्सटेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लेबर्स के पास ऑप्शंस होने चाहिए काम के, यानी कि उनके पास मौका होना चाहिए सेलेक्ट करने का कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सी फील्ड में जाऊं, कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं। तो एक्सटेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सचेंजेस टू कवर ऑल क्लोजेस ऑफ वर्कर, यानी कि जो भी दिक्कतें हैं ठीक है एक वर्कर की वो सोल्व होनी चाहिए। डी पॉइंट क्या आया, इवॉल्व फेयर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड डील फॉर वर्कर्स, यानी कि जो भी
टर्म्स हैं वो फेयर होनी चाहिए, जो भी कंडीशंस एक लेबर के ऊपर जो लगती हैं वो जायज़ होनी चाहिए, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों, ऐसी कंडीशंस, ऐसी शर्तें लेबर पर नहीं लगाई जाएंगी जो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रही हों। तो ये चीज़ भी ज़रूरी थी। इसके बाद ये पार्ट क्या आता है, फिक्स वेजेस इन स्वेटेड इंडस्ट्री। अब ये स्वेटेड इंडस्ट्री पे कौन सी होती है, जो या तो क्लोथिंग इंडस्ट्रीज को हम बोलती हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर लाइट जो इंडस्ट्रीज हैं, लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको क्या बोलते हैं, स्वेटेड इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पे बड़ी मात्रा में लेबर्स काम पे लगाए जाते हैं, जहां पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, वर्किंग सिचुएशंस अच्छी नहीं होती, वेजेस अच्छे नहीं होते, वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं होते। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ना यहाँ पे क्या लगाए गए, फिक्स वेजेस किए गए यहाँ पे स्वेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर। और एफ पॉइंट क्या बोलता है, रैशनलाइज रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू प्रमोट फेयर वेजेस, यानी कि डियरनेस अलाउंस जो भी है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लोगों को मिलने चाहिए और फेयर वेजेस होने चाहिए। अब ये देखो, डियरनेस अलाउंस एक तरह से होता है महंगाई भत्ता। हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन जो है लोगों को हार्म करता है, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की इनकम जो है लोगों को कम पड़ती है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे केसेस में लोग जो है वो अच्छे वेजेस रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फेयर वेजेस चाहते हैं, ताकि वो जो है ना इस महंगाई से अपने आपको बचा पाए। जहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ रही है, अगर वेजेस नहीं बढ़े तो वो उनके लिए जो बहुत से गुड्स है और जो बहुत सी सर्विसेज है वो अनअफोर्डेबल रहेंगी, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बहुत से लेबर्स। तो ऐसे केसेस में जो डियरनेस अलाउंस है वो प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। लास्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट इस टॉपिक का भी और इस वीडियो का भी, ले डाउन द न्यूक्लियस फॉर एन इंडस्ट्रियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, यानी कि एक इंडस्ट्रियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि जहां पे इंडस्ट्रीज की कंडीशंस के हिसाब से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, कि अगर इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों की हेल्थ में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो सारा का सारा पैसा जो इंडस्ट्रीज हैं उठाएंगी या फिर जो कंपनीज हैं वो उठाएंगी उनके इलाज का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी थी, जो हमारी आज़ादी के बाद इन पॉलिसीज़ में किया गया, ठीक है। तो लेबर पॉलिसीज़ मेनली इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लेबर जो है वो कम से कम एक्सप्लॉइट हो हर लेवल पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ना उसमें लेबर लॉज किस तरीके से बनाए गए, कैसे लेबर लॉज हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।